राशि मान लोगों को नमस्कार करता हूँ और आरोग्य भारती की इस कार्यक्रम में संचालन करने वाले मान भावों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और आपके साथ में बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त किया। हम जब कोरोना की बात करेंगे तो हम सुनते रहते हैं कि कोरोना वायरस, तो ये शब्द वायरस क्या है पहले इसको हम समझें। तो वायरस एक बहुत ही अति लघुतम कीटाणु है या जीव है, सब माइक्रोस्कोपिक है, जिसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, जिसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ये इतना छोटा है कि यदि हम अपने एक बाल की साइज को देखें और उसके 900 भाग करें तो वो 1/900 भाग के इसकी साइज। इस साइज ने भी दुनिया में तहलका मचा रखा है, सारी दुनिया को उलट पुलट कर दिया। ये इन्फेक्शियस एजेंट है, एक से आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है और ये किसी सेल के अंदर जाकर के ही मल्टीप्लाई होता है। किसी लिविंग होस्ट में, निर्जीव पदार्थों पर ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। अपन वायरस की बात करें, ये सब सॉरी मैं कोरोना की बात ले गया था, वायरस की बात करें अपन तो दुनिया में कोई लाखों स्पीसीज हैं वायरस की, जिनमें से 4800 डॉक्यूमेंटेड हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में वैज्ञानिकों को पता है, बाकी का तो पता ही नहीं। और इस तरह से ये सारे वायरस हैं। अभी ना हम कोरोना वायरस की बात करते हैं। ये भी एक तरह का, बहुत सारे कोरोना वायरस है। अपना कोरोना की वायरस की एक फैमिली है, 4800 में से एक फैमिली कोरोना वायरस की। उसमें से भी एक स्पेशल वायरस SARS-CoV-2 जिसके नाम से निकला, ये एक अलग से निकला, नया वायरस निकला और इसने जो बीमारी की 2019 में, उस बीमारी का नाम दिया कोविड-19। को मीन्स कोरोना, वी से वायरस और 19 में हुई तो कोविड-19। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो सिर्फ तो ये वायरस में ऐसा क्या है? वायरस तो बहुत दिन से है, लेकिन इसने तहलका क्यों मचा? ऐसी क्या विशेषता है इस वायरस में? पहला तो ये बहुत कंटेजियस है, बहुत जल्दी फैलता है। दूसरा, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये अपन जैसे जुकाम होता है, आदमी को जुकाम होने के बाद में वो दूसरे को वायरस दे सकता है। ये वायरस बिना सिम्टम्स आए हुए भी दूसरे को बीमारी दे देता है। इंक्यूबेशन पीरियड में, यानी मरीज को सिम्टम आने से पहले ही ये इन्फेक्टिविटी बढ़ा देता है। जब ये गिर जाता है किसी सरफेस पर तो काफी देर तक रहता है। दूसरे वायरस घंटों में रहते हैं, ये 2 दिन 3 दिन तक, जैसे प्लाईवुड पर 2-3 दिन तक रह सकता है। और डिपेंडिंग ऑन सरफेस क्या है उसके ऊपर किसी में 3 घंटे, किसी 8 घंटे, 2 या 48 घंटे तक, 72 घंटे तक ये जिंदा रह सकता है। और इसमें क्या है, हमारा जो बॉडी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, इस वायरस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि नया वायरस है। तो इसकी एंटीबॉडी हमारे वायरस में नहीं थी और इसने ज्यादातर, ये वायरस बहुत ज्यादा डैमेज करता है, सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। नाउ ये इम्यूनिटी पे हम बाद में बात कर सकते हैं। आजकल हम लोग सुनते रहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, पंडित जी भी कह रहे थे इम्यूनिटी बढ़ाओ, और आपके आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये क्या है इम्यूनिटी? ये कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है बॉडी का, जो जिससे एक कैपेसिटी हमारे आती है जो बॉडी में सेल्फ को और नॉन सेल्फ को पहचान सकता है। जो सेल्फ होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो नॉन सेल्फ होता है उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसे पदार्थ बनाते हैं जिनको एंटीबॉडी कहते हैं और वो उस नॉन सेल्फ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि
जब हम पर वो बीमारी, खास बीमारी जिसके प्रति हम इम्यूनिटी बना रहे हैं, वो अगर अटैक करेगी तो वो हमको प्रभावित नहीं करेगी। ये इम्यूनिटी का सीधा सा मतलब होता है। अभी इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके, बूस्टर्स क्या है? स्मोकिंग ना करें, डाइट में रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा ज्यादा खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी वेट रखें, अच्छी नींद लें और हेल्दी हाइजीन प्रैक्टिस करें। अपने जो कोरोना ने कुछ सिखाया नहीं सिखाया, हमको हेल्दी हाइजीन प्रैक्टिस दोबारा सिखा दी। जो हम भूल गए थे, घर में किचन तक जूते ले आते थे, डाइनिंग टेबल खाना खा रहे थे जूते पहन कर खा रहे थे। घर से बाहर से आए तो पुरानी पद्धति में अपन कहते थे, बाहर से आएंगे भैया अंदर घुसना, पहले हाथ मुंह धो लेते। भूल गए हम, कोरोना ने सिखा दिया हाथ मुंह धोना तो अंदर जाना। ये सारी कुछ बातें उन्होंने सिखा दी। अल्कोहल ना लें, ये हमारी अच्छी प्रैक्टिस है। अभी किन लोगों को ये ज्यादा प्रभावित करता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? तो जो लोग ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज से पीड़ित हैं, सीओपीडी में, उनको, या जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, ज्यादा ट्रांसप्लांट हुआ है उसकी दवाइयां ले रहे हैं, या कैंसर हो गया है उसकी दवाई ले रहे हैं, या स्टेरॉइड खा रहे हैं, तो जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनको ज्यादा प्रभावित करता है। ओबेसिटी है, हार्ट की डिजीज है, सिकल सेल डिजीज है जो ब्लड में होती है, और डायबिटीज टाइप 2, अस्थमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनको ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। दूसरी तरफ जब ये हो जाता है तो ये कंडीशंस में ये ज्यादा प्रभाव डालता है, जैसे हाई बीपी है, डिमेंशिया है, लिवर डिजीज है और प्रेगनेंसी है। अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं है प्रेगनेंसी का इस पर क्या असर है, लेकिन अपन ये मान के चलते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को इसमें ज्यादा खतरा रहता है, तो उनको सावधानी रखनी चाहिए। किसी को डैमेज लंग्स है, पहले टीबी हो गई है या कोई और बीमारी हो गई है, निमोनिया से रिकवरी हो गई है, तो उनमें ये स्मोकिंग एंड थैलेसीमिया, इनमें थोड़ा ज्यादा इफेक्ट आता है। अभी ये अपन यहां तक समझ चुके हैं। अभी इसके सिम्टम्स क्या है ये अपन सबको पता है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। बुखार है, खांसी है, सांस लेने में परेशानी होती है। अभी आपको किसी पर्सन से कांटेक्ट में आया है, किसी लेबोरेटरी पॉजिटिव केस में, तो आपको तुरंत उसमें गवर्नमेंट स्टेट हेल्पलाइन में रजिस्टर कराना चाहिए और वहां से आपको हेल्प करनी चाहिए। प्रिवेंशन के जो तरीके हैं पुराने हैं, अपन 9 साल से सुन रहे हैं। हैंड हाइजीन, हाथ धोना है, रेस्पिरेटरी हाइजीन यानी खांसते छींकते समय रुमाल लगाना है या आर्म लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर की 2 मीटर की रखनी है, और हाई रिस्क ग्रुप यानी ओल्ड एज, चिल्ड्रन, प्रेगनेंट लेडी, डायबिटिक्स, कैंसर पेशेंट, इनको सावधानी से दूर रखना है। ये कैसे फैलता है? किसी ने कफ किया या स्नीजिंग की तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको ड्रॉपलेट कहते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स, वो गिरते हैं। वो किसी सरफेस पर गिर सकते हैं, आपके दरवाजे की कुंडी पर गिर सकते हैं, टेबल पर गिर सकते हैं, कहीं भी गिर सकते हैं। गिरने के बाद आप वहां से गुजरे और आपने हाथ लगाया, आपके हाथ में वो वायरस आ गया, फिर आपने दूसरे आदमी से हाथ मिलाया तो उसके हाथ में चला गया, और फिर हमने गलती से अपने हाथ को मुंह पे नाक पे लगा लिया तो सांस के अंदर चला गया। ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो इसमें करना क्या है, इसको रोकने के लिए हैंड वॉशिंग, और क्या नहीं करना है, अपनी आईज को, नाक को, मुंह को नहीं छूना। ये आदत होती है अपनी, गाड़ी चला रहे हैं तो कभी मुंह में हाथ लगाया, इसमें लगाया। हर अगर अपन ऑब्जर्व करें तो अपन जब नॉर्मल कंडीशंस में हर 10 मिनट के बारे में मुंह पर या बाल ठीक कर लेंगे या मुंह ठीक कर लेंगे,
हाथ मुंह पर चेहरे पर हाथ लगाने की आदत होती है, उसको अवॉइड करें। और जब भी अपन ऐसी चीजों को टच करें जहां वायरस हो सकता है, जो कुंडी है, जो दवाई की कुंडी है, ये सामान है, उसके बाद में अपन अपने हाथ को सैनिटाइज करें। अगेन सेम थिंग, आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन दिस। प्रिवेंशन में सोशल डिस्टेंसिंग, जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना जाएं, घर में रहें, और जाएं तो 1 मीटर की दूरी बना लें। जहां क्राउडेड प्लेसेज हैं, लोग ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग हो रही है, वहां ना जाएं। चौपाल मीटिंग हो रही है, और मार्केट में, शॉपिंग मिल्स में, मॉल्स में, पार्टीज में जहां तक हो सके जाना अवॉइड करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन का यूज अवॉइड करें। हाई रिस्क ग्रुप की अपनी केयर करें। बुजुर्ग लोग हैं, जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसको ठीक नहीं करें। कॉन्टैक्ट किसको कहते हैं? कॉन्टैक्ट किसको कहते हैं? आदमी जो किसी के कॉन्टैक्ट की 2 तरह के होंगे, एक हाई रिस्क कॉन्टैक्ट और एक लो रिस्क कॉन्टैक्ट। कोई आदमी किसी बीमार का पॉजिटिव पेशेंट के साथ में रह रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, तो वो पॉजिटिव होगा। और आदमी किसी जगह क्लोज कॉन्टैक्ट में आया है, उसको कहेंगे। और आदमी जैसे अपने किसी बस में सफर किया है और वहां पर कोई पेशेंट पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसको लो रिस्क कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन संभावना रहेगी। कोई भी आदमी जो किसी पॉजिटिव के पास में 6 घंटे से ज्यादा रहता है, या इस अननोन सिचुएशन में किसी को हो सकता है उसके कॉन्टैक्ट में रहता है, तो वो कॉन्टैक्ट की स्ट्रीम आएगा। या कोई आदमी ऐसी जगह से आया है जहां पॉजिटिव केसेज है, तो उसके बीमार होने की संभावना है, उसको भी कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन में आएंगे, उसको कंटेंट में रखा जाएगा। कोई आदमी खांसी, बुखार, जुकाम है, उसकी कारण पता नहीं है, जब तक उसका कारण पता नहीं है तब तक वो कॉन्टैक्ट स्ट्रीम, सस्पेक्टेड कॉन्टैक्ट स्ट्रीम आएगा। और जिसने आपने टेस्ट कराया हो और उसकी रिपोर्ट क्लियर नहीं हो, वो कॉन्टैक्ट में आएगा। हाई रिस्क एंड लो रिस्क के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आदमी अगर एक ही कमरे में रहता है और कंफर्म केस है, तो वो हाई रिस्क रहेगा। जब अपन को करना क्या है, समाज में अपन को करना क्या है, कि जब भी अपन जाएं, अपन को बाहर पता करना है कि अपनी कम्युनिटी में, मोहल्ले में, सोसाइटी में कितने केसेज हैं, तो उनको अपन को इंटरव्यू करके, पता करके उनको आइसोलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। कॉन्टैक्ट की क्या एडवाइजरी है कि अगर आप होम क्वारंटाइन में कम से 28 दिन, अगर आप पॉजिटिव आए तो 28 दिन का क्वारंटाइन रखें और सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग शुरू करें। यानी थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर देखें, अपनी पल्स देखें और डेली बेसिस पर उसको मेंटेन करें। एक्टिव मॉनिटरिंग करें और उसमें कोई खराबी हो तो अपने फोन से डॉक्टर की सलाह लें। कंफर्म केस टेस्टेड, जो अगर कोई आपको डाउट है कि क्या केस कंफर्म केस में कॉन्टेक्ट में आया हूं और मेरे को हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसका टेस्ट 5वें दिन और 14 डेज के बीच में कराएं। 5वें दिन में पहले कराएंगे तो उसका नेगेटिव आ जाएगा। ये पूरी संभावना है पॉजिटिव आने की, उस समय सही रिपोर्ट आने की, जो 5वें दिन और 14 डेज के बीच में करते हैं। अगर अपन एसिम्प्टोमेटिक है तो फीवर कफ डिफिकल्टी नहीं है, तो अपन लोकल हेल्थ ऑफिशियल से सलाह लेते रहे टेलीफोन पर। अभी जब अपन बीमार हो गए तो उसके लिए अपन को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। बीमार के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए और इसमें क्वारंटाइन, खुद को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए और फैमिली मेंबर्स को भी अलग अलग कमरों में क्वारंटाइन कर लेना चाहिए। और होम केयर के जैसा अवेलेबल है ट्रीटमेंट, उसको अवेल करना चाहिए।
तो जरूर नहीं है सबको अस्पताल में एडमिट होना। सपोर्ट में आप फैमिली मेंबर्स को अलग रखें। जब भी उनको टच में आए, खाना तो देना ही पड़ेगा, उनके रूम में जाना ही पड़ेगा, मास्क पहन के जाए, उनको अटेंड करें। उसके बाद में अपने हाथ साबुन से धोएं और जो भी उनका सामान हुआ है उसको, जैसे आपका टेबल है, लैपटॉप है, थाली है, उनको आप डिसइंफेक्ट करें। डिसइंफेक्शन के लिए सबसे अच्छा तरीका है हाइपोक्लोराइड, 1% हाइपोक्लोराइड। जो घर में ब्लीच होता है उसका, ब्लीच तो समझते कपड़े लिख के ब्लीच करते थे, उसमें से यदि 4 चम्मच ब्लीच दें और 4 कप पानी डाल दें तो वो 1% हाइपोक्लोराइड हो जाता है। वो किसी भी डिसइंफेक्शन के लिए, मॉपिंग के लिए वो बेस्ट होता है। यदि आप बाहर से आए हैं, आपको शक है कि मैं कॉन्टेक्ट में आ गया हूँ, तो अपने सारे कपड़े पहले उतार के धोने के लिए डाल दें, डिटर्जेंट में डाल दें, या अगर नहीं तो 30 मिनट तक गर्म पानी में भी आप डाल देंगे तो भी वो स्टरलाइज हो जाएगी। जो भी आपके मास्क उतरते हैं, ग्लव्स उतरते हैं, उनको इधर उधर ना फेंके, उनको हाइपोक्लोराइड में डाल के फिर उसको डिस्पोजल के लिए डालें। अदरवाइज क्या होगा, कम्युनिटी में दूसरे बच्चों को, ये दूसरे लोगों को फैलेगा। सेम रिपीटिशन, छोटे बच्चों से मास्क से नहीं खेलने दें। एक बड़ी प्रॉब्लम जो आई है इस दौरान, स्टिग्मा। स्टिग्मा हो गया, इसको कोरोना हो गया। शुरू में तो लोग ऐसा भय हो गया कि घर से 100 मीटर तक कोई जाएगा ही नहीं। इतना भय हो गया कि डेड बॉडी को लेने के लिए रिश्तेदार नहीं आते, डायरेक्ट विदाउट पुलिस ले जाके दाह संस्कार कर। ये बहुत ही भयावह स्थिति हो गई। लोग क्यों अपने आप को क्वारंटीन, स्टिग्मा समझते हैं। स्टिग्मा का डर क्या है? स्टिग्मा क्या है? लोगों को डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा या मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। क्यों? कि मुझे भर्ती कर लेंगे और वहां मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा और मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। मैं तो पॉजिटिव हो गया, लोगों ने निकाल भी दिया। मैं घर काम से निकाल दिया जाऊंगा, सोशली मैं बिल्कुल एक्सक्लूडेड हो जाऊंगा, कोई मेरे घर नहीं आएगा, कोई मेरे से बात नहीं करेगा। मैं अपने जो लोग हैं उनको भी देखभाल नहीं कर सकता, वो अगर बीमार पड़ गए उनको भी देखभाल नहीं कर सकता, मैं अकेला हो जाऊंगा। और अब बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं, बोर फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, मानसिक तनाव में आ जाते हैं। ये आइसोलेशन के सारे हुए और इस आइसोलेशन की वजह से स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस तनाव हुआ, तनाव की वजह से और बीमारियां बढ़ी। अभी लेवल अलग अलग, स्टिग्मा का अलग अलग लेवल होता है। कोविड-19 एक नई बीमारी है जिसके बारे में बहुत चीजों का अभी तक पता ही नहीं। ये भी एक तरह का एक फियर होता है और जब कोई चीज अननोन है, जिसके बारे में पता नहीं है, तो उसका डर ज्यादा लगता है। और इसके अलावा जो रूमर्स, अफवाहें फैली कोविड के बारे में, उन्होंने तो ज्यादा और भी ज्यादा डर पैदा कर दिया। अब स्टिग्मा की वजह से क्या होता है, लोग अपनी प्रॉब्लम को छुपाते हैं, बताते नहीं मुझे बुखार है, और हेल्थ सर्विसेज उन तक पहुंच नहीं पाए, ऐसा वातावरण कर लेते हैं। और उनको कोई हेल्प, कोई मदद करे, उससे भी अपने आप को डिस्करेज कराते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है, वो अपने बिल्कुल आइसोलेटेड एक कमरे में हो जाते हैं और उससे बीमारी बढ़ जाती है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स क्या कर सकते हैं, सबको सेंसिटाइज करें।
सबको इन चीजों के बारे में बताएं कि ऐसा नहीं है, आप इसको समझिए। क्योंकि अच्छी बात क्या है कोरोना के बारे में कि 80% लोग बिल्कुल अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, उनको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है ना दवाई लेने की जरूरत पड़ती है, पता भी नहीं चलता है कब हो गया। और अभी मैं आऊंगा मास्क मैनेजमेंट, मास्क अपने को पहनना है सबको, और मास्क को सही तरीके से पहनना, सही तरीके से मतलब बिल्कुल मुंह और नाक ढका होना चाहिए। उतारते समय पहले नीचे वाला स्क्रीन खोलें फिर ऊपर वाला खोलें। मास्क के बाहर की सतह को कभी टच ना करें, गलती से हो जाए तो हाथ को सैनिटाइज करें। मास्क को फेंक लास्ट में जब आपको डालना हो तो उसको सैनिटाइज करके फेंकें, धोकर के मास्क को यूज ना करें। ये जो कपड़े के धोकर कर सकते हैं, तो कपड़े के मास्क का उतना प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन साधारण पब्लिक में जो कपड़े का मास्क है वो भी इफेक्टिव है, क्योंकि हेल्थ लो है, हेल्थ केयर वर्कर्स को N95 मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि वो हाई रिस्क में रहते हैं। अभी कोरोना के बारे में बड़े बड़े मिथ्स आए हैं। लोग कहते हैं कि ये तो कोरोना वायरस गर्मी में मर जाएगा तो या सर्दी में मर जाएगा, ये मिथ्स है। हुआ यह कि अफ्रीका की गर्मी में भी ये नहीं मरा और चाइना की सर्दी में भी नहीं मरा, तो इसके बारे में ये फैक्ट है। कहते हैं कि गर्म पानी से नहा लो तो कोरोना वायरस मर जाएगा। वायरस तो आपके अंदर है, नाक में है, गले में, तो गर्म पानी तो बाहर जाएगा, वायरस नहीं मरेगा। न्यूमोनिया का वैक्सीन लगवाने से कोरोना नहीं होगा, न्यूमोनिया का वैक्सीन से न्यूमोनिया रुकेगा, कोरोना नहीं रुकेगा। और आप अल्कोहल स्प्रे कर दो बॉडी पर तो आपका डिसइंफेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। अगर कोरोना तो अंदर अपन ट्रेन में जाते हैं आजकल, कभी इंदौर में शायद सफर किया ट्रेन में, वो आपका बैग को ऐसे थोड़ा सा जैसे गंगा जल डालते हैं पास में डाल देते, ये सब आई वाश, इससे कुछ नहीं। ऐसे कपड़ों में जो पहले आप टीवी में दिखाते थे, भीड़ की भीड़ खड़ी है मजदूरों की, पूरी को स्प्रे कर दिया, और नाक को पानी से साफ करते रहो तो कोरोना नहीं होगा, वो भी एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं। चिकन और मीट से कोरोना हो सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एडवाइस करते हैं जो लोग खाते हैं वो इस तरह से कुक करके खाएं तो और बीमारी से बचेंगे, कोरोना से कोई प्रिवेंशन नहीं। कोरोना का पर्सन पूरी तरह से रिकवर कर जाता है और बाद में इन्फेक्शन नहीं होता, ये गलत है। कोरोना का वायरस पूरा तरह रिकवरी हो जाएगा पेशेंट, फिर भी कुछ दिन तक वो इन्फेक्शन रहेगा, उसके कीटाणु बाहर निकलते रहेंगे। गार्लिक और ये सीसम फूड विल प्रोटेक्ट यू वायरस, नॉट ओनली वायरस, दे विल प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी अदर डिजीज। गुड खाना चाहिए, लेकिन कोरोना से उससे कोरोना बच जाएगा ऐसा कुछ नहीं। कहते हैं बॉडी में जाने के बाद बॉडी से बाहर निकलेगा तो वायरस मर जाएगा। मैंने बताया कुछ घंटे कुछ दिन ये जिंदा भी रहता है, और ये कितना जिंदा रहता है अलग अलग सर्विस पर डिपेंड करता है। मॉस्किटो बाइट से कोरोना फैल जाएगा ऐसा लोगों ने सोचा, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। अभी हमको काम करना है, स्टिग्मा को, ये जो स्टिग्मा है उसको दूर करना है, सोसाइटी में जाना है, उस सबको बताना है, जो लोग हैं उनकी हेल्प करना है, और जो लोग हैं उनको बताना है किसी को स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, और अपने को सेफ बिहेवियर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे हाथ धोना है तो 40 सेकंड तक धोना है, रोज चेक करना है, जैसे मैंने अभी जो बताया वो सारे सेफ प्रैक्टिस पाएंगे।
अपनी जो सोसाइटीज हैं, वेलफेयर सोसाइटीज हैं, उनका एक काम है कि वो किसी को आइसोलेट ना होने दें, उनको बताएं कि ऐसा खतरनाक नहीं है, आप बाहर निकलो सब। अभी जो एक कोरोना का मामला खत्म हो गया, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कोरोना खत्म के बाद जो पूरा आदमी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसकी कुछ बीमारियां अभी भी बच रही हैं। जैसे कि कोरोना में पूरे वर्ल्ड का स्टेटस रहे तो 6.7% डेथ हो रही है, इंडिया में 1.4 के आसपास है। जितने भी केस होते हैं उसमें 20 to 30% हॉस्पिटलाइज और 5 to 10% आईसीयू में जाते हैं। और जो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच गए हैं उनमें सिक्वली हैं, उनमें रोग रह गए, कई रोग उनमें रह गए। उसकी वजह से वो 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक परेशान रहे थे। उनको संभालना एक बड़ा जिम्मेदारी का काम है। अभी ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जिसको कहते हैं, पोस्ट कोविड केयर जिसको कह रहे हैं, ये अभी जिम्मेदारी का काम है। ये ऐसा थ्योरी है कि एसी रिसेप्टर्स होते हैं, जिस ऑर्गन में होते हैं वहां कोरोना जाके ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे ये लंग्स में सबसे ज्यादा होते हैं, आर्टरीज में होते हैं, हार्ट में होते हैं, किडनी में होते हैं, लिवर में होते हैं, ब्रेन में होते हैं। तो ये सब में जाकर के जहां ये रिसेप्टर्स उनको टच करके ये करता है। और उसके बाद में इसमें इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आता है। कोरोना के बाद बॉडी में जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है वो एक साथ काम करती है, तो ढेर सारा इन्फ्लेमेटरी, ये जो अपना फीवर है, हार्ट रेट बढ़ना है, ये बॉडी के इस तरह के इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये जब ज्यादा बढ़ जाती है तो ये खुद को अपने को खतरा कर देती है। इसके बाद में कोरोना में एक साइटोकाइन स्टॉर्म आता है। ये जो एजेंट्स होते हैं, कुछ टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं, IL-6 है, फेरिटिन है, इंटरल्यूकिन्स है, ये कई तरह के हैं। ये कुछ दिन के बाद में जब कोरोना की बीमारी 7-8 दिन हो जाती है, फिर एक तरह से ब्लड में आते हैं स्टोन की तरह से, और पेशेंट उसमें बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट बीमारी कुछ और है, लकवा बह गया, स्ट्रोक हो गया और कोरोना हो गया, कोई इंसिडेंटल फाइंडिंग, तो लकवा का इलाज ही करा पाता है, चला पड़ जाता है कोरोना बाढ़, तो उसको उल्टी दोहरी मार पड़ जाती है। ये सिक्वली सबसे ज्यादा काम देखी गई है। कौन कौन से ऑर्गन इफेक्टेड होते हैं? लंग्स, ब्रेन, फटीग, कुछ लोग शिकायत करते हैं। 44% पेशेंट को थकान रहती है काफी दिन तक, कोरोना से रिकवरी के बाद में काफी दिन तक थकान रहती है। न्यूरोकॉग्निटिव, पहचान में नहीं आते हैं, कई चीजें भूल जाते हैं, IQ कम हो जाता है, पढ़ने की याददाश्त नहीं रहती है। हाइपर कोगुलेशन, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, उससे ब्रेन में इंफार्क्ट हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, लंग्स में भी इंफार्क्ट हो जाते हैं। तो ये एक तो इसका एक रीजन है। हार्ट से मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक हो जाते हैं, हार्ट फेलियर हो जाता है, मायोकार्डाइटिस हो जाती है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। ये भी एक ट्रॉमा है। आपको ट्रॉमा हुआ, 20 दिन तक आप अस्पताल में रहे, इधर से दूर रहे, रोजी रोटी छिप गई, सब साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। तो ये आगे डिप्रेशन में चला जाता है। किडनी में इंजरी हो जाती है, डायलिसिस करनी पड़ती है, और कुछ अननोन मैकेनिज्म है जो किडनी को भी खराब करती है। और कितने होते हैं, किसी ने कोई स्टडी नहीं किया। अदर्स में, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में, हेपेटोलॉजी में, एंडोक्राइन में, ICU डायबिटीज होती है, डायबिटीज ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। ICU रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ICU में रहने से भी जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो भी ज्यादा हो जाते हैं। और ICU में जो प्रॉब्लम स्टे होता है उसकी वजह से ICU साइकोसिस हो जाती है। ना यहां तक आ गया। अब हम वैक्सीन की बात करें तो ये वैक्सीन क्या है? ये एक सब्सटेंस है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। जैसे वो एंटीबॉडीज बनाता है दूसरे, जैसे मैंने बताया, फॉरेस्ट सब्सटेंस के साथ में, और उसी एंटीबॉडी को जब वो एक्चुअल बीमारी अटैक करी तो उसके साथ प्रोटेक्ट करता है। ये कोरोना
कोरोना का वैक्सीन नहीं है, सो मेनी वैक्सीन आए, पोलियो, मीजल्स, टिटनस, स्मॉलपॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एचपीवी वैक्सीन, अदर 25 बीमारी की वैक्सीन अवेलेबल है। कोरोना का उसमें से 26 हो जाएगा, लेकिन वैक्सीन के भरोसे ज्यादा नहीं रखना, क्योंकि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है, 3 डोज लगती है, तीनों डोज की कॉस्ट 200 रुपए होती है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन अभी तक 10% लोगों में हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगा है। इसलिए कितने लगवाएंगे, कितने नहीं लगवाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे, ये आगे समय बताएगा। इसलिए वैक्सीन पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये समझे आ रहे हैं लोग, यार वैक्सीन नहीं आया, अगर जल्दी वैक्सीन आ जाए तो काम चलेगा। एक वैक्सीन को नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस बनाने में 10 से 15 साल लगते हैं। कितनी फेजेज होती है वैक्सीन बनाने के लिए, पहले कंसेप्ट डेवलप होता है, फिर कुछ प्रोडक्ट्स को फाइनल किया जाता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 10 में से 2 बचते, 8 रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर एक सैंपल प्रोडक्शन हो जाता है, फिर उसकी ट्रायल चालू होती है। फेज 1 ट्रायल होती है जो अपन 10 आदमी पर करते हैं, फेज 2 होती है उसको 100 आदमी पर करते हैं, उससे पहले एनिमल ट्रायल होती है, फिर फेज 3 ट्रायल में 1000 आदमी की ट्रायल होती है। ये सब ट्रायल सक्सेस हो जाए उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल आता है, और उसके बाद में भी वैसे जब चालू हो जाता है तो सर्विलेंस चलता है, किसको उसका साइड इफेक्ट हुआ कि नहीं, किसको कितनी प्रोटेक्शन मिली, उसका सर्विलेंस चलता है। तो वैक्सीन में नॉर्मल में 10-15 साल लग जाते हैं। इस केस में सारी मैकेनिज्म को बाईपास किया जा रहा है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 मिला के चल रही है, एनिमल्स में किया ही नहीं है, तो इसमें बाईपास करके सब उसको टेलीस्कोपाइज करके कंप्रेस करके वैक्सीन जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी कितने वैक्सीन अवेलेबल है, ये छोटी सी लिस्ट है, जैसे ये ENT163B2, ये फाइजर, बायोएनटेक एंड फॉसम फार्मा बना रही है, ये मल्टीनेशनल है, ये कनाडा में, रशिया में, चाइना में, ये सब लोग बना रहे हैं, मल्टीनेशनल। ये mRNA 1273, इसको मॉडर्ना बना रही है, बाडा बना रही है, और इंडियाना बना रही है, ये यूएस और कनाडा बना रही है। ये कोरोना वैक है, इसको साइनोवैक के नाम से आ रहा है, ये चाइना बना रहा है। स्पुतनिक कॉन्ट्रैक्ट ड्रग्स बना रही है, रशिया वाला बना रहा है। ये VVIPP कॉर्बे, ये अगेन साइनो फार्मा बना रही है, ये चाइना की कंपनी है। एंड एपीवेक कोरोना, फेडरल रेजिस्ट्री रशिया की बना रहे हैं। ये तो वो 10-7 वैक्सीन है जो अप्रूव हो चुकी है, उनकी इमरजेंसी अप्रूवल उनको मिला है, वो भी पूरा अप्रूवल नहीं है, इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। और 10 वैक्सीन ऐसे हैं जो अभी अंदर ट्रायल है, जिनकी फेज 1, फेज 2 चल रही है। ये तो वर्ल्ड का सिस्टम है। इंडिया में कोरोना का वैक्सीन का क्या स्टेटस है? यहाँ यूके का जो ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन जो कोविशील्ड के नाम से आ रहा है, ये अंडर कंसिडरेशन है, अभी तक गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं दिया और अंडर कंसिडरेशन है। यूके अगर दे देगा, वहां इस्तेमाल हो जाएगा तो वहां रिजल्ट देख करके यहाँ ले लेंगे। अपनी इंडिया की भारत बायोटेक है, वो कोवैक्सीन बना रही है, ये अभी अंडर प्रोसेस है, इसके लिए ट्रायल्स हो रही है, फेज 2 और फेज 3 वाला। ये इंडिया का स्टेटस है। कुल मिला के कोरोना के बारे में हम क्या जानते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो हम अभी भी अंदर हैं, एंड बेस्ट है बी सेफ, स्टे सेफ, है ना, हेल्दी प्रैक्टिसेस, इम्यूनिटी डेवलप। आयुर्वेद में, आयुष में इम्यूनिटी के बारे में बहुत कुछ है और बहुत चीजें अवेलेबल है। पर्टिकुलरली मेंशन करूंगा मैं च्यवनप्राश, जिसको सबने बताया। आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है, वो सब लोग नेट पर देख सकते हैं गाइडलाइंस, आयुष मंत्रालय गाइडलाइंस पर। और गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन निकलती है समय से अपन फॉलो करें, अपन सेफ रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिफोर आई एंड, यस सर, नया और एक कोरोना न्यू वेरिएंट जो आया है, देखिए वायरस की आदत है म्यूटेट करना।
बैक्टीरिया भी म्यूटेट करते हैं, वायरस भी करता है, हम भी म्यूटेट करते हैं। हमारी संतानें जो आती हैं, 6 बच्चे होते हैं, तो 6 से 1 से नहीं होते, जीन्स म्यूटेट करते हैं। और जब 7वीं पीढ़ी तक जाते हैं तो हमारे 7वें परदादा के लक्षण क्या थे और हमारे बेटे के लक्षण 7वें पोते के क्या लक्षण है, उसमें फर्क आ जाता है। तो म्यूटेशन एक नॉर्मल फिनोमिना है, बैक्टीरिया में होता है, इंसान में भी होता है और वायरस में भी होता है। अब ये म्यूटेशन अक्सर वायरस म्यूटेट करके वीकर हो जाते हैं, वीकर हो जाते हैं। अब ये वायरस कैसे बिहेव करेगा, वीकर होगा या जनरेट करेगा, समय बताएगा। कहते हैं कि ये कंटेजियस ज्यादा है, कंटेजियस ज्यादा है मतलब इसका जो बहुत जल्दी फैलता है। लिथिलिटी क्या है, कितनी इसकी मारक क्षमता क्या है, अभी तक मारक क्षमता का पता नहीं है। लेकिन बिफोर आई एनी अदर क्वेश्चन, सो लेट अस सी अबाउट द वेरिएंट्स। वेरिएंट्स तो आएंगे, अभी एक ही आया, बहुत सारे वेरिएंट्स तो आएंगे। और लेकिन वेरिएंट्स पर ये वैक्सीन वेरिएंट पर भी काम करेगा, क्योंकि वैक्सीन क्या एक प्रोटीन होती है जो आपकी सेल को कवर करेगी, ह्यूमन सेल को, और वायरस को पेनिट्रेट नहीं होने देगी सेल के अंदर। ये वैक्सीन का काम है। वैक्सीन भी क्या होता है, अपन जब लेते हैं तो फर्स्ट डोज से इम्यूनिटी थोड़ी डेवलप होती है, फिर उसके 1 महीने बाद लेते हैं तो सेकेंड डोज से और ज्यादा हाइटेड इम्यूनिटी होती है। तो वो उस पर डिपेंड करता है आपको किस पर। फर्स्ट डोज के किस 24 डेज के बाद आपको पूरी इम्यूनिटी मिलेगी। Any more question? Before I finish, सर माय क्वेश्चन इज कि यदि कोविड पॉजिटिव केस है और वो आइसोलेटेड है और सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहा है, तो SpO2 लेवल के बारे में कई सारी कंफ्यूजन है। कई लोग बोलते हैं बिलो 95% पे हॉस्पिटलाइज होना है, वो मिनिमम कितने पे? What is normal SpO2? 100%. 100%. Correct. But SpO2 घटता है 50 साल के बाद, हर 10 साल की लाइफ, एवरी डिकेड ऑफ द लाइफ के बाद 3% घटता है। अगर एक 60 साल का आदमी का 97% है तो नॉर्मल है, और अगर 70 साल के आदमी का 94 है तो नॉर्मल है। समझे? SpO2 डिक्रीजेस विद द एज आफ्टर 50, 3% पर एवरी 10 years ऑफ द लाइफ। तो SpO2 मॉनिटर करना है, आपका बेस लाइन क्या था, उसके बाद क्या है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपका SpO2 कितना है, इंपॉर्टेंट ये कि SpO2 कितना घट गया है। ठीक है? अच्छा, लेकिन साइड थ्रेशोल्ड जो है किस लेवल के बाद में डेंजरस हो जाता है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाए? CT लेवल, CT level, I think it is more than 6. Dr. Anchal, I will request you to reply this question. Dr. Anchal हमारे हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन हैं और इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है कोविड में, बहुत ज्यादा पेशेंट्स को संभाला है, और मैं तो ये कहूंगा कि शी वाज द मोस्ट प्रिफर्ड फिजिशियन फॉर कोविड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। या इनका है को रेड केयर कितने लेवल के बाद में उनको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए? वो डिपेंड करता है आपके एज ग्रुप पे भी। Up to 8 corax also mild मानते हैं, between 8 to 15 moderate, and below that हम लोग सीवियर मानते हैं, but it all depends on the age group also and on the early CT level आपका कितनी जल्दी बढ़ गया है। Like from the onset of symptom, जैसे आज आपको 3रा दिन है बुखार का, उसमें आपका CT स्कोर एकदम 6 आ गया 3rd या 4th डे, इसका मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा है और आपका रैपिड प्रोग्रेशन हो रहा है, कंटिन्यूस फीवर आ रहा है, 6 CT स्कोर है और आपको सांस लेने परेशानी होने लगी तो आपको एडमिट होना है। कुछ पेशेंट्स को फीवर नहीं आ रहा है, CT स्कोर 6 है, आपके CRP लेवल्स और अदर इंफ्लेमेटरी अगर सही है तो आप घर पे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बट समटाइम HRCT में CT स्कोर जो है 5 के करीब है, रेस्पिरेटरी कोई
अब रेस्पिरेटरी को बट गलत है, हाँ। बट स्टिल जब फीवर या फिटिलो स्टार्ट होता है तो बड़ा स्पीड से एग्जैक्टली इसीलिए आपको हर चीज मॉनिटर करनी पड़ती है। मैंने आपको क्या बोला, अगर आपका सीआरपी लेवल ज्यादा आ रहा है, आपका इंटरल्यूकिन 6 भी ज्यादा आ रहा है, आपका ये एकदम से बढ़ने लगे, तो ऐसे कोई इमरजेंसी नहीं होती हमें कि हमने आज 5 पे एडमिट नहीं कराया और 1-2 दिन हमने डिले कर दिया तो कुछ बहुत नुकसान हो जाएगा। ऑब्वियसली 5 पे कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, पर हाँ आपको बाकी सारा, अगर आपका एक बार 5 आ गया तो आपको बाकी पैरामीटर भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करने पड़ते हैं। एवरी थर्सडे आपको अपना सीआरपी और IL-6 कराना है। हल्का सा भी फीवर आने लग जाए, एक बार अफेब्राइल पेशेंट चल रहा है उसको फीवर आने लग जाए, सांस में जरा सी भी तकलीफ होने लग जाए और आपके हर तीसरे दिन जो आप मार्कर कराते हैं ये बढ़ने लग जाए तो डेफिनेटली एडमिशन है। यही अगर आपका 50-60 इयर्स का पेशेंट है, उसको डायबिटीज भी है, उसको हाइपरटेंशन भी है, CKD है, ब्लड कैंसर है, तो उसको भी एडमिट करके आपको मॉनिटर करना है हॉस्पिटल में। कोमॉर्बिडिटीज बहुत जरूरी है इसलिए बोलते हैं शुरू से ही कि जो एल्डरली लोग हैं और जिनको भी थोड़ी सी भी कोमॉर्बिड इलनेस है उनको स्पेशल केयर की जरूरत होती है। काफी लोग आजकल ना टेस्ट करा रहे हैं ना कुछ करा रहे हैं, उनको लगता है हल्का सा जुकाम हो रहा है, हम लोग घर पे बैठ जाते हैं, टेस्ट कराएंगे तो कोविड पॉजिटिव आ जाएंगे, बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन दैट इन इंडिया एज फार एज वी आर कंसर्न वी आर इन अ डिक्लाइनिंग फेज। इट्स अ गुड न्यूज। आगे जाकर नेक्स्ट मंथ क्या होता है पता नहीं, बट लास्ट मंथ से वी आर इन अ डिक्लाइनिंग फेज। तो इस टाइम पे हमको अपने आप को ढीला नहीं करना है कि अब तो पेशेंट्स कम हो गए, कोविड जा रहा है तो बाहर घूमना शुरू कर दे बिना मास्क के। उससे क्या होगा, अब जो लोगों के अंदर वायरस जाएगा वो स्पेशली इन विंटर्स इट इज अ वेरी डेडली काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। एक तो विंटर्स है, एल्डरली पीपल है, यूजुअली घर के अंदर रहते हैं, तो चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग इज वेरी फास्ट। सो प्लीज टेक केयर ऑफ एल्डरली पीपल हु आर एट होम। मास्क लगाए बिना बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल। मतलब जैसे हम बाहर जाते हैं सब्जी लेने या दही लेने कुछ भी लेने बाहर जाते हैं तो क्या होता है, ऐसे लगाया होता है भैया ये दे देना, तो मास्क तुरंत नीचे आ जाता है बात करने के लिए। वो किसी को नहीं करना। जब भी आप कहीं भी जाएं मास्क प्रॉपरली लगा कर रखें, तो आपका जो इन्फेक्शन अगर हो भी गया तो वायरल लोड कम ही आएगा। मास्क इज द ओनली प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड, तो उसका ध्यान रखें प्लीज। जो लोग ऑर्थराइटिस की मेडिसिन खाते हैं उनको कोविड का इन्फेक्शन कम हुआ है ऐसा? उसमें ये देखा गया जितने भी कोविड पेशेंट्स आए जिन लोगों को ऑलरेडी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बिकॉज वो ऑलरेडी इम्यूनो सप्रेस्ड रहते हैं, सो इट इज अ मल्टी डिस्टिंक्ट सिचुएशन। आई हैड फ्यू पेशेंट्स जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी और वो लोग काफी सारे मेथोट्रेक्सेट और स्टेरॉइड्स लेते थे, उनमें द इन्फेक्शन वाज ऑफ मॉडरेट कैटेगरी एंड 2-4 पेशेंट्स ऐसे जो सीवियर हो गए। तो डेफिनेटली जो लोग आर्थराइटिस की मेडिसिन खा रहे हैं क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेस्ड है तो उनको इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा उसमें हो जाता है किन्हीं पेशेंट में, बट इट वाज नॉट अ यूनिवर्सल फिनोमिना। मॉडरेट उसमें आए थे बिकॉज वो लोग शायद अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्टिव करके घर में थे या जो भी था, उन्होंने अपने आप की केयर अच्छी की थी। वी डिड नॉट सी मेनी पेशेंट्स जिनको ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स थे और उनको सीरियस बीमारियां हुई। ये भी एक मिथ्या है, ये भी मिथ्या है। थैंक यू डॉक्टर जी।